क्या सऊदी अरब अभी अमेरिका के एमराम मिसाइल की जगह भारत की अस्त्र मिसाइल को खरीदने वाला है? इजराइल अपने आयरन डोम मिसाइल को भारत में बनाने की कोशिश क्यों कर रहा है? और क्या यूनाइटेड स्टेट अभी तेजस प्रोग्राम को बंद करने की कोशिश कर रहा है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत के इंडिजिनस अस्त्र मार्क 1 BVR मिसाइल की तरफ से है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडोनेशिया के बाद अभी सऊदी अरब की तरफ से भारत के अस्त्र मार्क 1 मिसाइल में इंटरेस्ट दिखाने की बात सामने आई है। कहा जा रहा है कि रॉयल सऊदी एयरफोर्स की तरफ से अभी अपने F-15S और F-15SF फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को इवैल्यूएट किया जा रहा है। हालांकि अभी तक भारत या सऊदी अरब की तरफ से इस डील को लेकर कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं किया गया है। अब इस इंटरेस्ट का सबसे बड़ा रीजन है M120 यानी एमराम मिसाइल की बढ़ती डिमांड और लंबी डिलीवरी टाइम ले। रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद अमेरिका और उसके अलाइज को अपने मिसाइल स्टॉक फाइल को रीफिल करने की जरूरत पड़ रही है, जिस वजह से नए एमराम मिसाइल की ऑर्डर की वेटिंग पीरियड काफ़ी बढ़ चुका है। इसी वजह से कई देश अल्टरनेटिव BVR मिसाइल ऑप्शन की तरफ देख रहे हैं और अस्त्र मार्क 1 उनमें से एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन के सामने आ रहा है। सबसे खास बात यह कि अस्त्र मार्क 1 में एक्टिव रडार सीकर, 2-वे डाटा लिंक और ECCM कैपेबिलिटी जैसी मॉडर्न फीचर दिए गए हैं। साथ ही इसका कॉस्ट भी वेस्टर्न BVR मिसाइल के मुकाबले काफ़ी कम है। इस मिसाइल को पहले ही इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में इंडक्ट किया जा चुका और रिसेंटली इंडोनेशिया की तरफ से भी इसको खरीदने का प्लान किया जा रहा है। अगर सऊदी अरब अभी अपनी F-15 फ्लीट के साथ अस्त्र मार्क 1 को इंटीग्रेट करता है तो ये भारत के लिए एक हिस्टोरिक अचीवमेंट होने वाला है, क्योंकि पहली बार किसी वेस्टर्न फाइटर प्लेटफॉर्म पर अभी इंडिजिनस इंडियन ओरिजिन BVR मिसाइल को इंटीग्रेट किया जाने वाला है। हालांकि इसके लिए एयरक्राफ्ट के मिशन कंप्यूटर, रडार और वेपन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेशन और फ्लाइट ट्रायल वगैरह करने की जरूरत पड़ने वाले, क्योंकि अभी तक अस्त्र मिसाइल को F-15 के साथ कभी भी टेस्ट नहीं किया गया, जिसमें थोड़ा समय लगने की उम्मीद किया जा रहा है। लेकिन अगर इस बार भारत सऊदी अरब के साथ ही डील फाइनल कर लेता है तो अस्त्र मिसाइल का एक्सपोर्ट पॉपुलरिटी काफ़ी हद तक बेहतर होने वाला है और साथ ही आगे चल के अस्त्र मिसाइल का एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो है वो काफ़ी हद तक एक्सपैंड होने वाला है। अगला अपडेट भारत और इजराइल के डिफेंस पार्टनरशिप की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली डिफेंस कंपनी रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम की तरफ से अभी आयरन डोम के तमिर इंटरसेप्टर मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग भारत में एस्टेब्लिश करने की प्लानिंग किया जा रहा है। हालांकि इस प्रोजेक्ट को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया, लेकिन अगर ये डील फाइनल हो जाता है तो भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित हो सकता है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आयरन डोम दुनिया के सबसे सक्सेसफुल शॉर्ट टू मीडियम रेंज कैटेगरी की एयर डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है। इसने पिछले कई सालों में हजारों रॉकेट्स, ड्रोन्स और लॉइटरिंग मुनिशन को इंटरसेप्ट किया है, लेकिन रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स ने ये दिखा दिया है कि बड़े स्केल की अटैक के दौरान तमिर इंटरसेप्टर मिसाइल का स्टॉक पाइल बहुत ही तेजी से खत्म हो सकता है। इस वजह से अभी इजराइल की तरफ से अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को एक्सपैंड करने का फैसला किया जा रहा है और इसकी प्रोडक्शन को सिर्फ अपने देश तक सीमित रखने के वजह इसको बाहर भी मैन्युफैक्चर करने का प्लान किया जा रहा है। सबसे खास बात यह कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने से इजराइल को एक बैकअप प्रोडक्शन अब भी मिल जाएगा। अगर फ्यूचर में किसी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इजराइल की प्रोडक्शन प्लांट के ऊपर प्रेशर या अटैक हो जाता है तो भारत में आराम से मैन्युफैक्चरिंग को कंटिन्यू रखा जा सकता है। साथ ही भारत के मैच्योर डिफेंस इकोसिस्टम और कंपैरेटिवली लो प्रोडक्शन कॉस्ट की वजह से तमिर मिसाइल को पहले से ज्यादा तेजी से और कम कॉस्ट में भारत में मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फायदा भारत को भी मिलने वाला है, क्योंकि इसे भारत डायनामिक लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और प्राइवेट डिफेंस कंपनीज को एडवांस मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग, प्रिसीशन इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनने का मौका भी मिल जाएगा। अब फ्यूचर में भारत आयरन डोम प्रोग्राम के लिए एक मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब तो बन सकता है और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी इसमें काफ़ी बढ़ सकती हैं। हालांकि किसी भी एक्सपोर्ट डील के लिए दोनों देशों की सहमति जरूरी होने वाली है, लेकिन फिर भी ये भारत के लिए काफ़ी बड़ी बात होने वाली है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी के फ्यूचर लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन आर्मी अभी एक नए लॉन्ग रेंज लॉइटरिंग मुनिशन यानी LRLM को अपने सर्विस में शामिल करने का प्लान किया जा रहा है।
सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि इस सिस्टम की स्ट्राइक रेंज 500 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर के आसपास होने वाली है, जबकि इसकी मिनिमम क्रूजिंग स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर के आसपास होने की बात सामने आई है। ये रिक्वायरमेंट दिखाता है कि इंडियन आर्मी अभी ट्रेडिशनल प्रोपेलर ड्रिवन ड्रोन से एक जनरेशन आगे बढ़ने की तैयारी किया जा रहा है। जैसे कि आप सभी को शायद पता होगा कि यूक्रेन, मिडिल ईस्ट और रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स में शहीद 136 जैसे लॉटरिंग मुनिशन काफ़ी इफेक्टिव रहे हैं, लेकिन इनकी स्पीड सिर्फ 150 से 180 किलोमीटर के बीच सीमित होने की वजह से मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम इनको आराम से इंटरसेप्ट कर रहे हैं। इस वजह से इंडियन आर्मी की तरफ से अभी हाई स्पीड जेट पावर लॉटरिंग मुनिशन पर फोकस किया जा रहा है। सबसे खास बात यह कि 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड या उससे ज़्यादा की स्पीड हासिल करने के लिए अभी टर्बोजेट इंजन सबसे प्रैक्टिकल ऑप्शन बनने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक डीआरडीओ का मानिक स्मॉल टर्बोफैन इंजन प्रोग्राम और भारत के कई प्राइवेट कंपनी मिनिएचर गैस टर्बाइन टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी स्पेसिफिक इंजन को यहाँ पे फाइनल नहीं किया गया, लेकिन हमारे पास अभी काफ़ी ऑप्शन मौजूद होने वाले हैं। इस प्रोग्राम में न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, वीएम टेक्नोलॉजी, जेएसआई डायनामिक्स, आईजी डिफेंस और सोलर इंडस्ट्री जैसे इंडियन कंपनी पार्टिसिपेट करने की संभावना बताई जा रही है। इनमें से कुछ कंपनी पहले ही जेट पावर स्ट्राइक ड्रोन्स और लॉटरिंग मुनिशन कॉन्सेप्ट को शोकेस भी कर चुके हैं। कुल मिलाकर इंडियन आर्मी सिर्फ एक नया ड्रोन अभी नहीं खरीद रहा है, बल्कि क्रूज मिसाइल और लॉटरिंग मुनिशन के बीच का एक कंप्लीट नया वेपन कैटेगरी को डेवलप करने की प्लान कर रहा है। अगर ये प्रोजेक्ट अभी सफल हो जाता है तो इंडियन आर्मी को एक ऐसा इंडिजिनस प्रिसीजन स्ट्राइक प्लेटफॉर्म मिल सकता है जो कि हाई स्पीड के साथ 1000 किलोमीटर के आसपास स्ट्राइक करने में सक्षम होने वाला है। और ये फ्यूचर बैटलफील्ड में भारत की डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी को काफी हद तक बेहतर करने के साथ साथ हमारी इजरायली ओरिजिन हैरोप ड्रोन के ऊपर डिपेंडेंसी को भी कम करने वाला है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 बैटरी के लॉन्चर इंचार्ज के रूप में तैनात और गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित सर्जेंट भालिस सिंह ने अभी एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। भारत तक को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया है कि इंडियन एयरफोर्स के S-400 सिस्टम ने अपना पहला कॉम्बैट किल पाकिस्तानी एयरफोर्स के JF-17 फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराकर हासिल किया था। अगर ये दावा सही साबित होता है तो ये इंडियन S-400 फ्लीट का पहला ऑपरेशनल कॉम्बैट सक्सेस होने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि भारत ने 2018 में रशिया के साथ 5 S-400 रेजिमेंट खरीदने का एग्रीमेंट साइन किया था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से पहले इन सिस्टम को किसी रियल कॉम्बैट सिचुएशन में इस्तेमाल नहीं किया गया था। सर्जेंट भालिस सिंह के मुताबिक S-400 सिस्टम ऑपरेटर्स ने डिप्लॉयमेंट से पहले सिर्फ सिमुलेटेड बेस्ड ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट किया था और पहली बार इसका लाइव फायरिंग ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया गया था और पहले ही मिसाइल से S-400 सिस्टम ने अपना पहला किल हासिल कर लिया था। सबसे खास बात यह कि उनके मुताबिक पहला टारगेट पाकिस्तानी एयरफोर्स का JF-17 फाइटर था जिसे S-400 सिस्टम ने सक्सेसफुली इंटरसेप्ट किया था। इसके बाद अगले कुछ दिनों तक बैटरी ने कई और एरियल थ्रेट को भी एंगेज किया था और ऑपरेशन सिंदूर में टोटल 6 एयरक्राफ्ट को S-400 सिस्टम से मार गिराने का दावा किया जा रहा है। अगला अपडेट HAL के तेजस मार्क 1 प्रोग्राम की तरफ से है। रिसेंटली HAL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर DK सुनील ने एक बहुत बड़ी अपडेट शेयर किया है। उनके मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के लिए पहले 20 तेजस मार्क 1 फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन कंप्लीट किया जा चुका है और इन सभी एयरक्राफ्ट ने अपना इनिशियल OEM फ्लाइट टेस्टिंग प्रोग्राम भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब इन एयरक्राफ्ट का डिलीवरी सिर्फ एक ही कारण की वजह से रुका हुआ है, क्योंकि अभी तक जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से इनके लिए इंजन को सप्लाई नहीं किया गया है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि पिछले कुछ महीनों से तेजस मार्क 1 प्रोग्राम का सबसे बड़ा बॉटलनेक एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन नहीं बल्कि इंजन डिलीवरी बना हुआ है। खास बात यह कि HAL ने इंजन डिले के बावजूद भी प्रोडक्शन लाइन को स्लो नहीं किया है। बेंगलुरु और नासिक प्रोडक्शन फैसिलिटी में इन एयरक्राफ्ट के असेंबली को लगातार कंटिन्यू रखा गया है और अभी तक तेजस की टोटल 20 एयरफ्रेम को तैयार किया जा चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक HAL ने OEM फ्लाइट टेस्टिंग के लिए कैटेगरी B F404 इंजन का इस्तेमाल किया था, जिनको रिजर्व में रखा गया था और इन इंजन्स की मदद से एयरक्राफ्ट की फ्लाइट ट्रायल, सिस्टम वैलिडेशन और एयर वर्थिनेस टेस्टिंग को कंप्लीट किया जा चुका है। इस स्ट्रेटेजी की वजह से एयरक्राफ्ट का ऑलमोस्ट पूरा सर्टिफिकेशन प्रोसेस अभी कंप्लीट हो चुका है और फाइनल ऑपरेशनल इंजन मिलते ही डिलीवरी प्रोसेस को रिज्यूम किया जा सकता है। यानी कुल मिलाकर अभी हमारे पास तेजस के 20 एयरफ्रेम तो मौजूद है, लेकिन इनमें
इंजन ना होने की वजह से हम इसको इंडियन एयरफोर्स में शामिल नहीं कर सकते या फिर इनको इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर नहीं किया सकता। कुल मिलाकर तेजस मार्क 1 प्रोग्राम में असली चैलेंज अभी एयरक्राफ्ट बनाना नहीं बल्कि इसमें इस्तेमाल होने वाली इंजन बन चुका है। और यही होता है जब हम खुद अपने इंजन्स को मैन्युफैक्चर नहीं करते और इसके लिए किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंड करते हैं। और अभी के हालात को देखकर लग रहा है कि आगे चल के तेजस का पूरा प्रोडक्शन लाइन यूएस के भरोसे ही रहने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।